हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैडू संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज चलती है, तो आज हम करेंगे नवंबर 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अपकमिंग टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। 2025 में नया कैलेंडर आ जाएगा सारे एग्जाम्स का। और जो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक्साइज इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। एक्साइज इंस्पेक्टर के ऊपर हम ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें उसके पैटर्न और जो लास्ट एग्जाम हुआ तो उसके बारे में डिस्कशन की गई है। तो आप उस नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो सकते हो। ठीक है। रेस्ट जो इस बार का पैटर्न होगा, वो जो इस बार की भी सिलेबस पैटर्न गवर्नमेंट ने डिफाइन नहीं किया। जब पंजाब स्टेट गवर्नमेंट या PSSB जब वो स्टेट एग्जाम्स का या एक्साइज इंस्पेक्टर का सिलेबस डिफाइन करेगी, हम उसके बाद दोबारा मिलेंगे आपसे और पूरा पैटर्न दोबारा से डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने पैटर्न डिस्कस किया है, वो जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग डिस्कस किया है। ठीक है जी। तो बाकी बैंकिंग एंड ऑल जितने भी अगले साल एग्जाम आएंगे, ठीक है, तो उनके लिए सबके लिए हमारी करंट अफेयर की जो लेक्चर सीरीज है, इसके साथ टच में रहिए ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिसिंग ना हो। तो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है? 26 नवंबर को। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 में जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। और 26 जन 1950 में इसे इनेक्ट किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या? एक बाइंडिंग सेट है रूल्स का, लॉज का, जिसमें कंट्री के जो लॉ ऑफ लैंड है वो डिफाइन किए गए हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। ठीक है। हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या पावर्स उनके पास, ठीक है, व्हाट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या पावर उनके पास। तो ये सारा एक बाइंडिंग सेट है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है जी। और इससे ही जो हमारा देश का एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो वर्क करता है, इसी के अकॉर्डिंग, राइट। तो 26 नवंबर को होता है जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि 26 नवंबर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया था, असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। ठीक है। तो 1946 में क्या हुआ जी? 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्लान। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की इंडिया में, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर भारत के संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिनों का टाइम लगा कंप्लीट होने में। ठीक है जी। 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई थी असेंबली की। ठीक है। फिर 2 साल 11 महीने 18 दिनों का टाइम लगा और भारत का जो संविधान है उसे कंप्लीट किया गया। ठीक है जी। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। इतना लंबा लिखा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के पास नहीं है। दिस इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। एक्सपेंडिचर जो उस टाइम इसके ऊपर खर्चा आया जी, वो आया 24 लाख रुपए 1949 में। रिटर्न किसने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा? ये पूरा का पूरा हैंडराइटिंग में लिखा गया, हाथ से लिखा गया। प्रेम बिहारी रायजादा जी, जो एक फेमस कैलीग्राफिस्ट थे, उन्होंने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट कौन है जी, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है जी, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इट इज अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। जो भारत का संविधान है, ये मिक्सचर है। कुछ चीजें क्या फ्लेक्सिबल है, कुछ चीजें रिजिड है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, कुछ चीजें जिन्हें अमेंड किया जा सकता है, बदला जा सकता है, और बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई भी हैं। ठीक है जी। तो टिल डेट 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं भारत के संविधान में। ठीक है जी। ये क्या है? एक बाइंडिंग सेट है। तो रेस्ट जो इसकी डिटेल डिस्कशन है, उसके ऑलरेडी हमने लेक्चर्स अपडेट किए, अपलोड किए हुए हैं हमारे इसी चैनल पे। ठीक है, आप उससे भी गो थ्रू हो सकते हो। और ये क्या है, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भारत का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को क्या डिफाइन किया गया? इंडिया दैट इज भारत, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। हु इज द फर्स्ट डेनिश प्लेयर टू विन चाइना मास्टर्स? पहला डेनिश प्लेयर कौन है डेनमार्क से जिन्होंने चाइना मास्टर्स, ये कौन सी गेम में होता है जी? बैडमिंटन में। ठीक है जी, जीता है। तो ऑप्शन देखते हैं, विक्टर एक्सेल्सन, शी यूकी, जोनाथन क्रिस्टी या एंडर्स एंटोनसन।
सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी एंडरसन टॉनसेन। इन्होंने जोनाथन क्रिस्टी को हरा के चाइना मास्टर्स अपने नाम किया और ये पहले डेनिश प्लेयर हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। विनर ऑफ वुमेन सिंगल्स इन चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024। ठीक है जी, और चाइना मास्टर वुमेन सिंगल कौन जीत गया जी? वुमेन सिंगल में देखते हैं टाइजू यिंग, पीवी सिंधु, अकेन यामागुची या यंग एनसे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी यंग एनसे। ठीक है, शी वॉन चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024। हाँ जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडियन नेवल सेलिंग वेसल embarked on second sea voyage named सागर परिक्रमा सेकेंड। ठीक है जी, हमारी एक समुद्री यात्रा है सागर परिक्रमा। ठीक है जी, ठीक है, और इसमें भारत की जो दो नेवल ऑफिसर है, ठीक है जी, रूपा जी और डियाना के। ठीक है, ये दो ऑफिसर एक मिशन पे जा रही हैं। ये सिर्फ एक विमेन मिशन होगा जिसमें ये दो जो हमारी नारी शक्ति आप इमेज में देख रहे हो, ठीक है, ये समंदर का मतलब पूरे ग्लोब का एक चक्कर लगा के आएगी। ठीक है जी, तो ये जो सेकंड, इससे पहले भी एक हमारा मिशन हो चुका है तो इसलिए इसका नाम क्या, सागर परिक्रमा सेकंड। पहले सागर परिक्रमा फर्स्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो पूरा ग्लोब का चक्कर लगा के आएंगे जिसमें अपने सर्वाइवल स्किल्स दिखाएंगे, क्योंकि ये दो ऑफिसर्स हैं, इनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा, तो इन्होंने ही सर्वाइव करना है और अपने सर्वाइवल स्किल्स दिखाने हैं। ठीक है जी, सो इसके लिए जो इंडियन नेवी की वेसल है, शिप है, तो कौन सी शिप ये लेके जाएगी? तो ऑप्शन देखते हैं जी, INS तारिणी, INS तरंगिनी, INS महादेवी या INS सुदर्शनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए INS तारिणी। ठीक है, जो सागर परिक्रमा सेकंड मिशन है उस पर कौन सी वेसल जाएगी इंडियन नेवी की? INS तारिणी। और ये दो हमारी नेवल ऑफिसर्स हैं। ठीक है जी, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए एंड डियाना के। ठीक है जी, ये दो इस सी वोयाज पे जाएगी। ठीक है, और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि इनकी यात्रा बहुत सुखद हो और ये भारत का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ के वापस भारत लौटे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। When is इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है जी, महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस होता है उससे एलिमिनेट करने के लिए एक इंटरनेशनल डे रखा गया है, सो ताकि उस दिन सबको जागरूक किया जा सके। वैसे तो ये जागरूकता हर रोज चाहिए, ठीक है जी, लेकिन एक स्पेशल डे रखा गया। तो ये डे कब होता है जी? ऑप्शन देखते हैं, नवंबर 25, नवंबर 26, नवंबर 28 या नवंबर 29। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नवंबर 25। नेक्स्ट, by which telescope a new giant radio galaxy discovered by an international team of astronomers of University of Cape Town, South Africa। साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन ने एक न्यू जायंट रेडियो गैलेक्सी फाउंड की है। ठीक है जी, तो इसका नाम मतलब कौन से टेलीस्कोप से इसे डिस्कवर किया गया, फाउंड किया गया? ऑप्शन देखते हैं, साउथ पोल टेलीस्कोप, टिएनमा 65M रेडियो टेलीस्कोप, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप या मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप। तो दोस्तों जो ये जायंट रेडियो गैलेक्सी डिस्कवर की गई है, ये मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप से डिस्कवर की गई है जो अफ्रीका में ही इंस्टॉल्ड है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। हु इज री-इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री पहले भी यही थे, इसलिए री-इलेक्ट वर्ड लिखा है जी। कौन बने दोबारा से? ऑप्शन देखते हैं, चंपई सोरेन, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन। तो सोरेन फैमिली में से कौन से सोरेन है जी? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी हेमंत सोरेन। ठीक है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी है GMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल नेशनल मिल्क डे कब होता है? ऑप्शन देखते हैं, नवंबर 26, नवंबर 27, नवंबर 28 या नवंबर 29। सो दोस्तों जो नेशनल मिल्क डे होता है जी, ये होता है हर साल ऑप्शन ए नवंबर 26। ठीक है, मिल्क इज फुल ऑफ विटामिन एंड प्रोटीन्स एक्सेप्ट विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं मिलता? विटामिन सी नहीं मिलता। ठीक है जी, सो दूध हमारी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और इंडिया वर्ल्ड में बिगेस्ट प्रोड्यूसर है जी मिल्क का। इंडिया क्या है? बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, दुनिया में। और भारत में कौन सी स्टेट है जो सबसे बड़ी मिल्क प्रोड्यूसर है? दैट इज उत्तर प्रदेश।
ठीक है। और दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए 1970s में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति जिसे हम बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन किस चीज के लिए? दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए। इसे और भी क्या बोला जाता है? ये पेपर के क्वेश्चन होते हैं, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। और फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे बोलते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, KURIN, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है जी। सो नेशनल डे होता है 26 नवंबर को। अगला देखते हैं, Which Indian player made history by becoming the youngest player ever to be signed an IPL auction? ठीक है जी। सबसे छोटी उम्र के प्लेयर कौन बने जिन्हें IPL की ऑक्शन में खरीदा गया? तो ऑप्शन देखते हैं, आयुष मात्रे, एंड्रे सिद्धार्थ, वैभव सूर्यवंशी या कवीना महापक्का। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी की आप इमेज देख सकते हो। और यहां पे मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं जी, व्हाट इज द एज ऑफ वैभव? ठीक है जी, वैभव की एज क्या है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में सारे जने दोगे, ठीक है जी। तो जो दोस्त यहां तक वीडियो देख चुके हैं, तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों का शेयर करना मत भूलिए, ठीक है जी। अगला देखते हैं, नेम एन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट ट्रॉफी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टेस्ट क्रिकेट ट्रॉफी होती है जिसका नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, पटौदी ट्रॉफी, रिचर्ड्स बोथम ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी। सो दोस्तों करेक्ट आंसर है जिसका ऑप्शन ए, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, ठीक है। तो ये होती है भारत और ऑस्ट्रेलिया में, दोनों में। और ये है टेस्ट क्रिकेट, यहाँ पे मेंशन होगा, यस दिस इज टेस्ट क्रिकेट ट्रॉफी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। और इसे भारत ने जीत लिया है, ठीक है जी। कौन जीत गया? भारत। नेक्स्ट देखते हैं, Which Indian state to host खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स इन अप्रैल 2025? 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स भारत की कौन सी स्टेट होस्ट करेगी? ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार या ओडिशा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, बिहार। बिहार विल होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स, ठीक है जी। बिहार की कैपिटल है पटना। चलो नेक्स्ट, Which Indian defense organization hold SAREX 24 in Kochi from November 27 to November 30? SAREX एक्सरसाइज है जो 27 नवंबर से 30 नवंबर तक की गई है, ठीक है जी। तो इंडिया की कौन सी डिफेंस फोर्स है जिसने कोची में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया? SAREX 24। ऑप्शन देखते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड या NDRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, जो हमारी भारतीय तट रेखा को सुरक्षित करती है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है जी। तो इसे हम समंदर में बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, राइट। तो इन्होंने होस्ट किया जी SAREX 24 एक्सरसाइज, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बहुत सारे काम आज की डेट में, जो ये हमारी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, ठीक है जी, ठीक है। ये पूरी जो हमारी सी बाउंड्री है ना, ये पूरी कोस्ट लाइन को गार्ड करना, इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। आज की डेट में बहुत सारा नार्को टेररिज्म देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो ड्रग्स हैं समंदर के रास्ते, बहुत ड्रग्स सप्लाई किए जा रहे हैं। रिसेंटली बहुत सारे ड्रग्स पकड़े गए अलग अलग लोकेशंस में, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, NCRB, ECB, बहुत सारी एजेंसीज और भी शामिल है इसमें, ठीक है। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है इस फील्ड में, ठीक है। तो ये कोस्ट गार्ड को दुश्मनों, और समंदर में हमारे कई तरह के दुश्मन है, जैसे लैंड में तो हमारे दुश्मन है टेररिस्ट, ठीक है जी। तो समंदर में हमारे दुश्मन टेररिस्ट भी हैं, ठीक है, जो पायरेट्स हैं वो भी हैं, जो ये ड्रग सप्लायर्स हैं वो भी हैं, और बहुत सारे, ठीक है। तो इन सभी से गार्ड कौन करता है? कोस्ट गार्ड, ठीक है जी। तो ये जो हमारी तट रेखा है, ठीक है, इसे कौन सुरक्षित कर रहा है? कोस्ट गार्ड। तो इसके लिए इन्होंने एक्सरसाइज की है SAREX 2024। और आज के टाइम में हम रिसेंट में देखा कि बहुत सारी नशे की खेप पकड़ी गई है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, ठीक है जी। अगला देखते हैं, व्हाट वाज द फाइनेंस कॉल सेटअप एट COP29? COP इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है जी। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आया कि COP की फुल फॉर्म क्या है।
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हम कुछ चीजों को बहुत हल्के में लेते हैं, ठीक है जी, लेकिन हर चीज मैटर करती है। COP29 फॉर डेवलपिंग कंट्रीज बाय 2035, ठीक है जी। तो सीन क्या है जी, जो हमारा कॉप मीटिंग्स होती है, ठीक है, और इस बार की कहाँ पे हुई, अजरबैजान में, ठीक है, बाकू अजरबैजान। कहाँ पे हुई थी, बाकू में, इसकी कैपिटल है। तो जो COP29 हर साल मीटिंग होती है फॉर क्लाइमेट एक्शन, है ना, तो 2035 तक कितना फंड किया जाएगा, जो ये गोल रखे गए हैं COP29 मतलब कॉप में, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो गोल सेटअप किए गए हैं, ठीक है, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, है ना। तो 2035 तक जो है, इसमें फाइनेंस कॉल क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को कितना फंड प्रोवाइड करेंगे। अब डेवलप्ड कंट्रीज क्यों देंगी जी, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे पहले हुई है, ठीक है, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण तो जो ग्रीन हाउस गैसेस में या ग्लोबल वार्मिंग में या कार्बन एमिशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो इन्हीं कंट्रीज का है। तो इन कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्होंने बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन किया, ग्रीन हाउस गैसेस की है, कि ये डेवलपिंग कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करे, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अभी आज की डेट में जो वहां से ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज हो रहा है वो उसे काउंटर कर सके, या जो कार्बन एमिशन है उसे कम कर सके, ठीक है जी। तो ऑप्शन देखते हैं, 100 बिलियन यूएसडी एनुअली 2035 तक, ठीक है जी, 200 बिलियन यूएसडी एनुअली, 300 बिलियन यूएसडी या 500 बिलियन यूएसडी। सो जो यहाँ पे गोल सेटअप किया गया, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 300 बिलियन यूएसडी एनुअली, ठीक है। जो डिमांड थी या जो होप थी वो थी 1.3 ट्रिलियन, ठीक है जी, कि 1.3 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। लेकिन जो फाइनली जो गोल सेटअप हुआ, जिस पे कंसेंसस बना, जो पास हुआ, वो हुआ 3 बिलियन, जो कि बहुत कम है 1.3 ट्रिलियन से। तो इंडिया ने इसे क्रिटिसाइज करते हुए जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव थी है, बल्कि क्या नाम है इनका, रैना जी, सॉरी आई फॉरगॉट हर नेम, हाँ सॉरी या चांदनी रैना, ठीक है, जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे, चांदनी रैना जी ने इसे डिनाई कर दिया है कि ये बहुत मीगर पैकेज है, 300 बिलियन बहुत छोटी अमाउंट है, इससे ये हमारे लिए बहुत छोटी अमाउंट है, ठीक है, और ये वो मतलब ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, ठीक है, तो ये हमें पैकेज नहीं चाहिए, और इसे लेने से डिनाई कर दिया कि ये बहुत मिनिमम सा पैकेज है, जिससे जो ये मिशन, जो हमारे टारगेट्स रखे गए हैं वो किसी भी हालत में फुलफिल होने वाले नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हुए भारत ने इसे टोटली क्रिटिसाइज भी किया और टोटली डिनाई कर दिया इसे एक्सेप्ट करने से। तो भारत ने तो इसे डिनाई कर दिया, बाकी कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने इसे एक्सेप्ट किया है, ठीक है जी। और इसकी थीम क्या थी इस बार की, इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल। COP29 की थीम थी इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका 300 बिलियन यूएसडी एनुअली। भारत ने इसे डिनाई कर दिया, और हमारी रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे चांदनी रैना जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड शुक्रियान मिशन टू वोयाज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट। शुक्रियान मिशन कौन से प्लेनेट का चक्कर लगाएगा जी? ऑप्शन देखते हैं, मरकरी, वीनस, सैटर्न या जुपिटर। तो वीनस इज शुक्र ग्रह, तो शुक्रियान मिशन इज फॉर वीनस, जो वीनस की स्टडी करेगा। अगला देखते हैं, नेम द इंडियन साइंटिस्ट ऑनर्ड विद फाबा, फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक एसोसिएशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। होपफुली ये चेहरा बहुत जाना पहचाना होगा आप लोगों के लिए, जिन्होंने जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो ये है जी सौम्या स्वामीनाथन जी, जो WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चीफ साइंटिस्ट के तौर पे काम करती हैं जी, ठीक है। सौम्या स्वामीनाथन जी जो MD है पीडियाट्रिक्स में, और बहुत सारी डिजीज के ऊपर इन्होंने वर्क किया है, रिसर्च किया है, बहुत सारी मेडिकेशन के ऊपर रिसर्च किया है। तो WHO की चीफ साइंटिस्ट है सौम्या स्वामीनाथन जी। तो इन्हें फाबा, फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक एसोसिएशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऋषभ पंत मेड हिस्ट्री बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL ऑक्शन हिस्ट्री ऑफ 27 करोड़। 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत को साइन किया गया जी, किसमें? IPL में, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग में। और ये अब तक की हाईएस्ट अमाउंट है, सबसे महंगे प्लेयर बने हैं। बाय विच ही हैज बीन साइंड बाय विच टीम,
ठीक है जी, इन्हें कौन सी टीम ने साइन किया है? तो ऑप्शन देखते हैं, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद या लखनऊ सुपर जायंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी लखनऊ सुपर जायंट। ठीक है जी, तो और ये सबसे कॉस्टली 27 करोड़ की वैल्यूएशन रही इस बार, तो 27 करोड़ में साइन किया गया है एंड ही बिकेम द कॉस्टलीस्ट प्लेयर टिल डेट इन द आईपीएल, राइट। अगला देखते हैं, Which Indian company sets up India's first green hydrogen filling station in Leh? भारत की कौन सी कंपनी ने ले में पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन सेटअप किया? ऑप्शन देखते हैं, जेडब्ल्यूएस एनर्जी, अमरा राजा, क्रीनको या लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी अमरा राजा। और ये अमरा राजा ने सेटअप किया किसके लिए? एनटीपीसी के लिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। मतलब इसको ऑपरेट कौन करेगा? एनटीपीसी। और ये सेटअप किसने किया? अमरा राजा ने किसके लिए? एनटीपीसी के लिए। कहां पे? ले में। और ये भारत का पहला क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। ठीक है जी, चलो। नेम द न्यू नेम ऑफ असम करीमगंज डिस्ट्रिक्ट। असम के करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का नया नाम क्या है? देखते हैं, श्रीभूमि, रंगभूमि, हजारिका नगर या डरैंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्रीभूमि। ठीक है जी, असम के सीएम है हिमंता बिस्व शर्मा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल गीता महोत्सव? इंटरनेशनल गीता महोत्सव का वेन्यू ऑप्शन देखते हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र, मथुरा या द्वारका। तो जहां पे श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। ठीक है, जहां पे महाभारत का युद्ध चला 18 दिन। ठीक है, ये पेपर का क्वेश्चन है कि महाभारत बैटल ऑफ महाभारत, ठीक है जी, लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज? 18 डेज। ठीक है, कहां पे? कुरुक्षेत्र में। तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहां पे था? कुरुक्षेत्र में, एट ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर। ठीक है जी, चलो। Who became the new president of Uruguay? उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन अपॉइंट हुए? ऑप्शन देखते हैं, येमेंडू ओर्सी, फर्नांडो लुगो मेंडेज, गुस्तावो पेट्रो या डीना बोलुआर्टे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए येमेंडू ओर्सी। नेक्स्ट, Who authored the book My Beloved Life? आपको हो सकता है कि इसमें ऑप्शंस जो वो काफी लाइट दिख रहे हो। ठीक है, पहले मैं नाम हाईलाइट कर दूंगा जी। Who authored the book My Beloved Life? ऑप्शन है केटी शाह, झुम्पा लहरी, अमीश त्रिपाठी, अमिताभ कुमार। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी अमिताभ कुमार। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया टेस्टेड के फॉर मिसाइल फ्रॉम विच सबमरीन? आप इमेज देख सकते हो, जो भारत ने अपनी के फॉर मिसाइल, जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, के फॉर मिसाइल, इसकी रेंज है जी 3500 किलोमीटर्स। ये कौन सी सबमरीन से लॉन्च की गई है? ऑप्शन देखते हैं, आईएनएस अरिघात, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस कलवरी या आईएनएस अरिहंत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन है आईएनएस अरिघात, जो भारत की सेकंड क्या है जी न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक है, इससे पहले जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है आईएनएस अरिहंत है, और बहुत जल्द हमारी सर्विसेज में और भी न्यूक्लियर सबमरीन शामिल होंगी। तो ये जो मिसाइल टेस्ट की गई है के फॉर मिसाइल, ये आईएनएस अरिघात से टेस्ट की गई है। और इसे डेवलप किसने किया मिसाइल को? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, व्हिच इंडियन आईआईटी इज होस्टिंग इंडियाज लार्जेस्ट साइंस फेस्टिवल? भारत का सबसे बड़ा साइंस फेस्टिवल भारत की कौन सी आईआईटी होस्ट करने जा रही है? ठीक है जी, ऑप्शन देखते हैं, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी बॉम्बे। तो दोस्तों इट विल बी होस्टेड बाय आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी कहां पे? असम में, राइट। चलो नेक्स्ट, which cyclone recently collided with तमिलनाडु एंड पुडुचेरी कोस्ट? कौन सा साइक्लोन है जो रिसेंटली तमिलनाडु और पुडुचेरी से टकराया था और काफी सारा नुकसान हुआ इससे? ठीक है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई और जो फाइनेंशियली नुकसान भी हुआ बहुत सारा इससे। तो ये साइक्लोन जो है ये भारत के कौन से, इसका नाम क्या है जो भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी से टकराया? तो ऑप्शन देखते हैं, तोराजी, फेंगल, उसागी या कार्लोटा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फेंगल। ठीक है जी, अगला, वर्ल्ड फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड? दुनिया का हाई ऑल्टीट्यूड पहला सबसे ऊंचा
पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे बनने जा रहा है, कहाँ पे बनेगा? ऑप्शन है स्पीति वैली, लेह, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, लेह। ठीक है जी, इट इज इन लद्दाख। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ अष्टलक्ष्मी महोत्सव? अष्टलक्ष्मी महोत्सव, ठीक है जी, अष्टलक्ष्मी महोत्सव ये खास करके जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आर्ट को, क्राफ्ट को, टेक्सटाइल को, कल्चर को हाईलाइट करने के लिए, दर्शाने के लिए, उसको ग्लोबल लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करने के लिए 3 दिन का फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है जी, अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ठीक है, तो ये हुआ दिल्ली में है, तो हमारा क्वेश्चन है इसका वेन्यू कहाँ था? ठीक है जी, ऑप्शन है हैदराबाद हाउस दिल्ली, भारत मंडपम दिल्ली, लोक कला मंच दिल्ली या देशराज कैंपस दिल्ली। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, भारत मंडपम दिल्ली, जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर्स हैं जैसे हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ठीक है जी, और भी मिनिस्टर जिन्होंने क्या किया, रैंप वॉक भी किया इसमें। ठीक है जी, सो अष्टलक्ष्मी महोत्सव कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम दिल्ली में। Who is elected as the new president of ADB? एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए? ऑप्शन देखते हैं जी, मासासु गासाकावा, मसाटो कांडा, टाकेहिको नकाओ या हारुहिको कुरोडा। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, मसाटो कांडा। जो आप इमेज देख रहे हो किसकी है जी? मसाटो कांडा की। ठीक है, मसाटो कांडा। सो एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे है कि? मनीला, फिलीपींस। डन। सो ये थे जी हमारे नवंबर 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत जल्द मिलते हैं, और बहुत जल्दी हम ना जो स्टूडेंट्स पंजाब स्टेट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत जल्द हम पंजाब जीके के, जो पंजाब जनरल नॉलेज है, पंजाब आर्ट, पंजाब कल्चर, पंजाब हिस्ट्री, जिसमें सिख हिस्ट्री स्पेशली फोकस ऑन सिख हिस्ट्री, पंजाब की बेसिक ज्योग्राफी, तो इसकी हम एमसीक्यू सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो जो दोस्त एक्साइज इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर या बाकी पंजाब के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपको उसकी एमसीक्यू सीरीज मिलने वाली है। बाकी सारे करंट अफेयर्स और बाकी जो भी वीडियोस हैं, मैथ्स की, जीएस की, जीएस में मिसलेनियस की, स्टैटिक की, तो वो सारी बहुत जल्दी आपको अपलोडेड होते रहेंगी और मिलती रहेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलना। ठीक है, और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।